देखिए, राजनीतिक पार्टियां आरोप प्रत्यारोप तो एक दूसरे पर लगाते रहती हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि हर पार्टी का एक अपना स्वभाव होता है, अपना मिजाज होता है, और वो अपने स्वभाव और मिजाज के हिसाब से काम करती है। मायावती का भी अपना मिजाज है। हमने नहीं देखा पॉलिटिक्स में किसी से वो दबते हुए नजर आई। 3 बार उन्होंने सरकार बीजेपी के साथ बनाई, और जब उनकी मर्जी हुई उन्होंने बीजेपी से रिश्ता तोड़ लिया। वो साफ दिखाई पड़ा। ऐसे में बड़ा सवाल लेकिन फिर वही उठता है राहुल गांधी, सवाल ये उठता है कि ये अकड़ या ये हनक तब समझ में आती है जब आपके पास सत्ता का गरुड़ होता है या आपके पास भारी भरकम समर्थन होता है। 2007 में चुनाव जीतने के बाद मायावती ने कोई चुनाव नहीं जीता, 2014 में एक सीट नहीं, 2019 में आपने गठबंधन किया तो आपके पास 10 सीटें आई। लेकिन आप देख लीजिए, वो तमाम एमपीज बीजेपी के संपर्क में, सपा के संपर्क में, बीएसपी छोड़ करके पाला बदलने के चक्कर में। फिर भी मायावती अभी तक क्या करेंगी उस पर कोई क्लैरिटी नहीं है, केवल कयास लगाए जा रहे हैं। कुछ गतिविधियां होती हैं, उससे यह लग रहा है कि उनकी बात चल रही है, कांग्रेस उनको मनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन क्लैरिटी पिक्चर अभी भी क्लियर नहीं है। चुनाव मुहाने पे खड़ा है। बीजेपी 195 सीटों का डिक्लेरेशन कर चुकी है। आज कांग्रेस ने भी 39 सीट को डिक्लेयर कर दिया, 39 उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिया, लेकिन मायावती क्या करेंगी ये समझ में नहीं आता है। फिर सवाल वही उठता है कि क्या तूफान से पहले की शांति है? मुझे तो पंकज जी तूफान से पहले की शांति लग रही है, क्योंकि देखिए 2-3 चीजें मैं जरूर कहना चाहूंगा कि देखिए ये बात बिल्कुल सही है। आप जो सवाल कर रहे हैं कि आखिर मायावती जी में इतनी अकड़ क्यों है, देखिए वो उनके राजनीतिक शैली का एक हिस्सा है, उनका नंबर 1। नंबर 2 की वो इस समय देश में सबसे बड़ी दलित नेता है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, ये महत्व उनसे नहीं छीना जा सकता। और जो कांग्रेस के कई लोगों से जो ऑफ द रिकॉर्ड मेरी बातचीत हुई है, अगर वो इस गठबंधन में आती हैं तो उनके लिए केवल यूपी नहीं है, उनके लिए पैकेज में कम से कम 8-10 राज्यों में जरूर जो है कि वो सीटें कांग्रेस जो है कि उनको देंगी। वो सीटें जो है कि वो शुरू होती है तो राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश से होते हुए वो एक तरह से महाराष्ट्र तक चली जाती हैं उनकी सीटें। तो इसलिए जो उनको सीट देने की बात हो रही है, और जो विपक्ष के लिए उनका महत्व है, उनका महत्व एक तरह से केवल यूपी सेंट्रिक नहीं है, यूपी में तो है ही, लेकिन यूपी से बाहर भी जो दलित वोट है वहां पे भी अगर वो आती है गठबंधन में तो गठबंधन को काफी लाभ मिल सकता है, और मायावती जी के लिए भी अवसर हो सकता है कि जो पार्टी एक तरह से सुसुप्तावस्था में है वो सक्रिय अवस्था में आ सकता है। तो ये एक नैसर्गिक स्थिति, जो तमाम लोग कह रहे हैं कि वो विपक्षी गठबंधन में आए, तो वो एक नैसर्गिक स्थिति बनती है। ऐसा स्थिति में यह कहना कि बार बार कि उनको तो जो है कि कांग्रेस ही जो है कि उनको नहीं बनाना चाहेगी। देखिए राहुल गांधी ने पहले ही अपना जो है कि जब टीम इंडिया की प्रथम बैठक हो रही तभी उन्होंने क्लियर कर दिया था कि कांग्रेस की कोई दावेदारी नहीं है प्रधानमंत्री पद को लेकर। तो अगर मायावती जी को सामान्य ढंग से मनाया गया, वो नहीं आई, तो ऐसे स्थिति में नहीं, पर राहुल लाल जी बहुत सारी बातें कही जाती हैं, जैसे जैसे ये बातें कही जाती है कि सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री पद को त्याग दिया, पर हकीकत क्या है कि उनको बनने किसने नहीं दिया, ये बात भी अब सबके सामने क्लियर है। अगर ऐसी बात थी तो नीतीश कुमार क्यों छोड़ करके चले गए? सवाल ये है कि मायावती से सिर्फ कांग्रेस कोई दिक्कत नहीं है, मायावती सख्त लीडर है, उनकी मास फॉलोइंग गजब की है। अगर एक बार उनको प्लेटफॉर्म मिलेगा तो वो सिर्फ यूपी की ही नेता नहीं होंगी, वो पूरे देश की नेता हो सकती है। और वही मैं सवाल पूरा कर लूं, और इसी बात का डर पंजाब में आम आदमी पार्टी को है, पंजाब में, दिल्ली में आम आदमी पार्टी को है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को है, बिहार में किसी और को है, कांग्रेस में मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, उनको भी डर लगता होगा। कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको लगेगा कि मायावती एक तो महिला, ऊपर से दलित लीडर, अगर ऐसा प्रोजेक्ट कर दिया गया तो सभी लोग उनके सामने पिद्दी नजर आने लगेंगे और एक बार फिर से मायावती बड़ी नेता बनकर के दिखाई पड़ेंगी। क्या अनुपम जी मैं बात सही कह रहा हूं, आप सहमत हैं? पंकज भाई, आपने तो
यही बात तो मैंने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में पूरी कही थी कि मायावती 1 दर्जन स्टेट्स के लिए जाएंगी और वहां पे कहीं आम आदमी पार्टी को डैमेज करेंगी, दिल्ली में डैमेज करेंगी, पंजाब में डैमेज करेंगी, हरियाणा में डैमेज करेंगी, छत्तीसगढ़, मतलब आप देखें ना कि सबको डैमेज कर रही है मायावती। ये राजनीति में कोई ईगो नाम की चीज नहीं है। पहले तो एक मायावती की जो अकड़ की बात हो रही है उससे मैं बता दूं। जब सपा बसपा की सरकार बनी पहली बार, तो आप पहली बार के एक ही बार बनी, तो आपने देखा होगा कि बसपा के एमएलए कम थे और सपा के एमएलए ज्यादा थे। उसके बावजूद आप सबको वो फोटो याद होगा जिसमें काशीराम बनियान पहन के, लुंगी पहन के बैठे और मुख्यमंत्री मुलायम सिंह को अपने साथ बैठाए हुए हैं स्टेट गेस्ट हाउस मीराबाई मार्ग में। तो उन लोग का वो मिशन से जुड़े हुए लोग हैं, उनका वो एक अंदाज है कि साहब हम किसी से कम नहीं वाला। और ये देखिए, मायावती मैं हमेशा कहता हूं कि काशीराम ने क्या दिया। भाई आरक्षण तो संविधान सभा ने ही दे दिया, अंबेडकर ने दे दिया, कांग्रेस ने दे दिया, लेकिन काशीराम ने दलितों को स्वाभिमान दिया, अकड़ दी, वो स्वाभिमान जो उनको सदियों से नहीं मिल रहा था। बहरहाल रही बात इसकी कि साहब मायावती सबको डैमेज करेंगी, मैं लगातार कह रहा हूं कि कोई उनके नाम के लिए तैयार नहीं होगा कि साहब आप उनको ऑल इंडिया नेता बना दें और वो सबका वोट, खास तौर से कांग्रेस का वोट खा जाए, वो संभव नहीं। और जहां तक देखें आप, आज उत्तर प्रदेश में लगातार एक के बाद एक पेपर लीक हो रहे हैं, एग्जाम कैंसिल हो रहे हैं। ऐसे में आप छात्रों से बात करें तो वो कहते हैं कि साहब आज पेपर लीक हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी सरकार में हर पेपर पहले प्री होता था, मेंस होता था, इंटरव्यू होता था, हाई कोर्ट होता था, सुप्रीम कोर्ट होता था, पेपर के 5 चरण होते थे। ऐसे में जब मायावती के टाइम की भर्तियां याद आती कि एक बार में 1 लाख भर्ती हो गई, कहीं कोई चैलेंज नहीं, कहीं कोई चुनौती नहीं, एक रिट दाखिल नहीं हुई, एक इल्जाम नहीं लगा, तो जाहिर सी बात है लोग उस दौर को याद करते हैं। जैसा कि मैंने कहा, महिला है, दलित है, कुशल प्रशासक है, और मतलब आज भी दलितों को अगर इस बात का यकीन हो कि मायावती जीत रही है, तो फिर उसके बाद उनके सामने कोई और नेता नजर नहीं आता उनको। तो डेफिनेटली मायावती उस तरह का उनका एक अंदाज भी है और उनसे लोग घबराते भी हैं। अब बात सिर्फ एक आती है कि क्या मायावती गठबंधन करेंगी या नहीं करेंगी। तो उसमें मुझको एक बात ये सैयद कासिम साहब की समझ में आती है कि भाई वो सीटें देखेंगी। अगर उनको समाजवादी पार्टी, अगर अखिलेश यादव चाहे, और फिर बार बार मैं कहता हूं कि अखिलेश यादव अगर आज की तारीख में 2024 के चुनाव में सपा बसपा दोनों 0 हो जाए तो अखिलेश यादव खुश होंगे, क्योंकि आज भी वो विपक्ष के सबसे बड़े नेता बने बैठे उत्तर प्रदेश में। उनका निशाना 2024 है ही नहीं, उनका निशाना है 2027। लेकिन कांग्रेस का निशाना 2024 है। कांग्रेस 2024 को सीरियसली लड़ना चाहती है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि नशे हराम केस में गांधी परिवार के 2 मेंबर्स बहुत सीरियस हालात में हैं। इनको सुप्रीम कोर्ट तक से रिलीफ नहीं मिली। तो कांग्रेस छोड़ के कोई नहीं चाहता कि भाजपा हटे। जब तक केंद्र में भाजपा है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, तब तक मुसलमान वोट लालू यादव के पाले में है, अखिलेश यादव के पाले में है, ममता बनर्जी के पाले में है, केजरीवाल के पाले में है। कुल मिलाकर क्षेत्रीय नेताओं को केंद्र में भाजपा से कोई दिक्कत नहीं है। मायावती इसमें इसलिए एक्सेप्शन है क्योंकि मायावती को मुस्लिम वोट। एक बात मैं और कहूंगा पंकज भाई कि आज की तारीख में जब जयंत चौधरी हट गए, तो आप सोच के देखें, पश्चिम के वो जिले जहां पे यादव है नहीं या बहुत कम है और कांग्रेस का अपना कोई वोट बैंक नहीं है, तो ऐसे में मुस्लिम वहां पे गठबंधन करेगा तो किससे करेगा भाई, किसके साथ जाएगा। आप जाट और मुसलमान की बन नहीं पा रही मुजफ्फरनगर के दंगे के बाद, कांग्रेस का वोट बैंक नहीं है, यादव वहां पे वोट ही नहीं है, तो मुसलमान किसके साथ वोट डालेगा, किसके साथ एक गठबंधन बना के भाजपा को रोकने की कोशिश करेगा। इसी तरह उत्तर प्रदेश में तमाम सीटें ऐसी हैं जहां पे, जैसे अक्सर सैयद कासिम साहब एक बात कहते हैं कि 2014 में एक भी मुस्लिम सांसद नहीं जीते, लेकिन गठबंधन होने के बाद, मायावती के गठबंधन में आने के बाद 5 मुस्लिम सांसद बन गए। तो मुसलमानों के आप समझे, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, पूरे वेस्टर्न यूपी में एकदम नेता विहीन हो जाएंगे। कुल मिलाकर कांग्रेस को जरूरत है, मायावती को जरूरत है, अखिलेश यादव गठबंधन हो या अगर ना हो तो ज्यादा खुश हो। ना हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा अखिलेश यादव के लिए।
पर कौशिक साहब, मैं फिर से सीधा सवाल, क्या निकट भविष्य में आपको फिर से संभावनाएं दिख रही हैं? क्या गठबंधन होने वाला है, या जैसा दिख रहा है वैसा ही चलने वाला है? नहीं, देखो पंकज जी, गठबंधन तो मुझे नहीं दिखता कि मायावती जी इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगी, क्योंकि कांग्रेस कभी नहीं चाहेगी कि दलित वोट बैंक जो धीरे धीरे कांग्रेस की तरफ बढ़ा है वो फिर मायावती की तरफ वापस जाए। निश्चित तौर से प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में जब उनका चेहरा आएगा तो दलित इकट्ठा होकर के जरूर बहुजन समाज पार्टी को वोट देगा, ये कांग्रेस बहुत अच्छे से जानती है। लेकिन क्या कांग्रेस नेतृत्व स्वीकार करेगा कि नहीं करेगा? खड़गे साहब का नाम था, वो भी दलित थे, चुप्पी साध गए गांधी परिवार। क्यों साथ गए इसका भी कारण सबको पता है। महत्वपूर्ण ये है कि उत्तर प्रदेश से होकर के जहाँ प्रधानमंत्री की कुर्सी का रास्ता जाता है वहाँ क्या स्थिति बनेगी। और राज्यों को आप छोड़ दीजिए, 14 राज्य जहाँ बहुजन समाज पार्टी की बड़ी दखल रही है उसमें 50% से ज़्यादा वोट 2019 के चुनाव में बीजेपी ने पाए हैं। 2044 सीटें जिन राज्यों में हैं वहाँ 217 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने पाई हैं। एक ऐसी 105 सीट ऐसी जहां आप 3 लाख वोटों का अंतर है, 200 से ज़्यादा सीटें ऐसी जहां 2 लाखों से ज़्यादा वोटों का अंतर से बीजेपी जीती है। इसका फॉर्मूला इंडिया गठबंधन के पास है क्या, ये बहुजन समाज पार्टी के नेता भी जानते हैं। सपा बसपा का गठबंधन जहां आप दिख रहा था कि दोनों का वोट बैंक हम मिला देंगे तो भारतीय जनता पार्टी चित हो जाएगी, क्या हुआ? 2019 के चुनाव सीटें आपकी आ गई, लेकिन क्या आपने वो जो दोनों पार्टियों का वोट परसेंटेज था वो एक हो पाया? कार्यकर्ता कभी एक मंच पर नहीं आ पाए। कार्यकर्ताओं के जो बीच की दूरियां हैं वो दोनों नेता अखिलेश यादव मायावती खत्म नहीं कर पाई। ऐसी स्थिति में बहुजन समाज पार्टी के नेता भी जानती है कि जो जिस तरीके से राजनीति चल रही है, जीवन में अंतिम पारी है मायावती जी की, वो नहीं चाहती कोई स्थिति है केंद्र की सरकार में, कोई भी केंद्र में सरकार रही हो उसके हाथ में बहुत कुछ होता है। मुलायम सिंह यादव भी कई बार कहते रहे कि कांग्रेस हमें कैसे कैसे बीच बीच में डराती रहती है। तो केंद्र के पास कुछ एजेंसियां हैं, कुछ चीज़ें ऐसी रही हैं। मैं तो बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं कि मायावती जी खुल के कोई गेम नहीं खेलेंगी। यदि गेम कोई ऐसा आता भी है तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर वो गेम होगा। पर एक बड़ा सवाल उठता है भामरी साहब, उठता यह है कि 2019 में सपा बसपा का गठबंधन हुआ, सपा बसपा के गठबंधन ने 15 सीटें जीत भी ली, लेकिन जैसे ही चुनाव का परिणाम आया मायावती स्टेटमेंट देती हैं, कहती हैं कि समाजवादी पार्टी का वोट उनके उम्मीदवारों के लिए ट्रांसफर नहीं हो पाया। उनके वोट ट्रांसफर हो गए, लेकिन समाजवादी पार्टी पर उन्होंने आरोप लगाया, जबकि 2014 में वो शून्य पर थी और 2019 में वो 10 सीटें जीत गई, फिर भी उन्होंने समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाया। मतलब साफ था कि 2019 में गठबंधन के बाद जिस तरह का अविश्वास दिखाया समाजवादी पार्टी के साथ, ऐसे में आपको लगता है कि फिर से विश्वास जता सकती है समाजवादी पार्टी के साथ, या वो इस शर्त पे गठबंधन कर सकती हैं कि आप समाजवादी पार्टी कांग्रेस को कहें कि समाजवादी पार्टी को आप छोड़िए, हम आपके साथ आने को तैयार हैं? क्या ऐसी कोई संभावना दिख रही है आपको? यहाँ पे पंकज जी दो चेहरे हैं। अगर बीएसपी गठबंधन में जाती है तो जाहिर सी बात है उन्हें एक राष्ट्रीय मंच मिलेगा जहां पे वो अपनी पार्टी को ऑल इंडिया लॉन्च कर सकती है। दूसरा, अब या तो बीएसपी राज्य की तरफ, यूपी की तरफ ज्यादा ध्यान देगी या राष्ट्रीय की तरफ देगी। जैसा कि मायावती ने 2019 में कहा था कि अगर हम किसी से अलायंस करते हैं, हमारी अलायंस की जो हिस्ट्री है वो कुछ खासी अच्छी नहीं है, उसमें हमेशा हमें नुकसान होता है। तो जिसके साथ भी बीएसपी का गठबंधन होता है उसका वोटिंग परसेंट जरूर बढ़ता है। अगर देखा जाए बीएसपी को कोई गठबंधन से फायदा होता है तो ऐसा अभी तक तो होते हुए नहीं दिखा है। बात यही है कि अगर अलायंस में मायावती जाती है तो दलित का जो वोट है वो जरूर कांग्रेस को मिलेगा और बढ़ेगा भी उनका वोटिंग परसेंटेज, लेकिन मायावती जी को इससे कोई खासा फायदा नहीं है। तो मुझे लगता है कुछ सीटें अगर आप गौर देखें यूपी में, जैसे नगीना की, घोसी की सीट है, सहारनपुर की सीट है और गाजीपुर की, कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट सीट हैं जहां पे मायावती का एक डायरेक्ट कंट्रोल माना जाता है। तो वेस्टर्न यूपी में अगर 80 और 80 टारगेट आप लेके चलें तो मायावती की इन्वॉल्वमेंट उसमें बहुत ज्यादा है।
और पीएम का चेहरा अब जैसे अटकलें लगी हैं कि पीएम का चेहरा मायावती जी को क्यों बनाना चाहिए, तो एक बीच में अटकल ये थी कि सर्व समाज के लिए या समाज की भरपाई के लिए जहां पे दलितों का भरोसा खो जाता है, तो उसको वापस लाने के लिए मायावती का पीएम का चेहरा बनना जरूरी है। अब बाकी पार्टियों को अलायंस में जरूर खतरा होगा। अगर मायावती जी अलायंस का पार्ट बनती हैं तो जाहिर सी बात है बाकी पार्टी उससे असुरक्षित महसूस करेगी। यहाँ पे चुनावी रणनीति का किलेबंदी एक ये है कि मायावती एक ऐसा गोला है जो चुनावी राजनीति की किलेबंदी को तोड़ सकता है। इसलिए मायावती हमेशा एक न्यूट्रल फॉर्म में रहती है, किसी अलायंस को अकेला चलने की राह में मैं ज्यादा सभी पैनलिस्ट से एक एक लाइन में जवाब चाहूंगा। सैयद कासिम साहब, आपसे खास तौर पर, क्या आप अलायंस देख पा रहे हैं? अगर मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम ममता बनर्जी ने प्रपोज किया, कांग्रेस की तरफ से कुछ नहीं बोला गया, जब मल्लिकार्जुन खड़गे खुद असहज हो गए, जबकि वो भी दलित थे। अरविंद केजरीवाल ने कहा, ममता बनर्जी ने कहा, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कुछ बोला नहीं गया, उनको प्रोजेक्ट नहीं किया गया। क्या आपको ऐसा दिखाई पड़ता है कि कांग्रेस और बसपा का अलायंस हो सकता है और प्रधानमंत्री के तौर पर मायावती प्रोजेक्ट हो सकती हैं? दोनों में कोई संभावना आपको निकट भविष्य में दिखाई पड़ रहा है? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि मायावती जो है उनको कांग्रेस प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित कर सकती है, क्योंकि देखिए, मायावती को ने पिछली बार जो उन्होंने कहा था ना कि हमको ट्रांसफर नहीं हुआ, उसके पीछे कारण थे। अगर आप देखेंगे यादव बाहुल सीटों पे, जहाँ पे यादव बाहुल सीटें हैं, वहां दोनों लोग हार गए थे चुनाव। मायावती का पैर छू लिया था डिम्पल यादव ने, तो वो सीटें जो 14 में सपा जीती वो भी हार गई। तो वो एक मानसिकता है। यादव भी खुद को क्षत्रिय ब्राह्मण से कम नहीं समझता है, हमारे क्षेत्र का एक मामला है। तो ये चीज तो साफ है। लेकिन अगर अखिलेश बाहर हो जाए, लालू बाहर हो जाए, मायावती पूरे देश में अंदर हो जाए, तो ये कांग्रेस कर नहीं सकती है। और कांग्रेस इन लोगों के साथ भी रहे और मायावती का भी साथ हो जाए, मुझे इस पे बहुत ज्यादा संदेह है, संशय है। मुझे नहीं लगता है कि अखिलेश भी होंगे, लालू भी होंगे, केजरीवाल भी होंगे, माया भी होंगी, और उसके बाद सीटों का वो समीकरण भी होगा कि मायावती को 50 सीटें मिल जाए और उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा समीकरण हो जाए। अनुपम भाई वाली बात भी यहाँ सटीक होती है कि ध्रुवीकरण हो जाता है। मायावती इस बात को जानती है कि यादव, अखिलेश यादव के साथ, लालू यादव के साथ, इनके साथ ध्रुवीकरण होता है और ध्रुवीकरण में चुनाव के नतीजे पलट जाते हैं। अभी कुछ में एक बात ये हुई थी कि मायावती ने उपचुनाव में, अभी उपचुनाव में आपने देख लीजिए कि घोसी में क्या हुआ और उपचुनाव में वहाँ क्या कहते हैं मुजफ्फरनगर में क्या हुआ, खतौली में। दोनों सीटों में दलितों ने वोट दे दिया। वहां बता दिया कि चंद्रशेखर की वजह से मिल गया, यहाँ बता दिया कि दूसरी वजह से मिल गया। दिलचस्प है मायावती की राजनीति। लड़ती हैं तो भाजपा को जिताने के लिए लड़ती हैं, नहीं लड़ती हैं तो मायावती नहीं लड़ी, इसलिए रामपुर हार गई। तो मायावती तो वो है कि जीतेंगी, लड़ेंगी तब भी बदनाम होंगी और हारेंगी तब भी बदनाम होंगी। पंकज जी, आप क्या देख रहे हैं? राहुल जी, आप बताइए। देखिए, हमें लग रहा है कि गठबंधन मायावती जी के लिए भी जरूरी है और गठबंधन टीम इंडिया के लिए भी जरूरी है। राजनीति में देखिए, जो बयान दिए जाते हैं उसका वही शाब्दिक बयान का अर्थ हमेशा कभी नहीं होता। बयान तो अभी सुबह में दिए जाते हैं और 1 घंटे बाद ही बयान के विपरीत हम लोग देखते हैं कि तमाम तरह की चीजें पॉलिटिकल पार्टियों की चलती है। हमें लग रहा है चुनाव आचार संहिता तक हम लोगों को इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद ही कुछ ना कुछ अगर इसको लेकर कुछ डेवलपमेंट होंगे। लेकिन जो तमाम परिस्थितियां वहां बनी हुई है और उसमें जिस तरह से समाजवादी पार्टी पहले दबाव बना रही थी, लिस्ट पे लिस्ट जारी किए जा रही थी, वो सब चीजों पर देखिए आज के समय में पर्देदारी है। तो कहीं कहीं पर्दे के पीछे कुछ ना कुछ हो तो जरूर रहा है। धुआं है, इसका मतलब है कहीं कहीं आग कुछ ना कुछ तो जल ही रहा है। वो कितना परिपक्व होता है वो समय के साथ पता चलेगा। पंकज, धुआं है तो आग भी कहीं ना कहीं लगी हुई है। डॉक्टर सुनील कौशिक, क्या लग रहा है लालू, अखिलेश सभी लोग वेलकम करने को तैयार हैं क्योंकि बीजेपी को हराने के लिए मायावती जरूरी है? नहीं, देखो, तैयारी पहले से हो गई होती। निश्चित तौर से ये राजनीतिक दल चाहते तो बहुजन समाज पार्टी से निश्चित तौर से गठबंधन में सम्मिलित हो गई होती, लेकिन मुझे नहीं लगता अब इतना समय भी नहीं बचा। और जो मायावती जी का व्यवहार नेचर है हम सब लोग अच्छे से जानते हैं। कोई ऐसा नहीं कि सीधी सीधी मायावती जी उस मीटिंग में बैठेंगी, कोई ना कोई प्रतिनिधि जाएगा, आकर के बातचीत करेगा, सारी चीज़ें हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी कौन, कहाँ से लड़ेगा, किस जाति धर्म का लड़ेगा, ये बहुजन समाज पार्टी के साथ कुछ और लोग भी इसको डिसाइड करते हैं। अब ये देखना पड़ेगा कि 2024 के चुनाव में ये जो तुरप का पत्ता जो बहुजन समाज पार्टी लेकर के आना चाहती है वो किस के लिए होगा।
लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है कि सीधा सीधा अभी मैंने कहा 244 सीटों का जिक्र किया, 105 167 सीटों का मैंने जिक्र किया, ये बहुजन समाज पार्टी भी जानती है कि इंडी गठबंधन के साथ जाकर के बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। लेकिन जो पीछे के पर्दे से कूटनीतिक तरीके से जो राजनीतिक पहलियाँ बुझाई जा रही हैं, उसी में बहुजन समाज पार्टी के नेता को फायदा है और वही मुझे लगता है कि चलता रहेगा।